मित्रों, जिम कॉर्बेट की बुक द चौगढ़ टाइगर का ये 8वां भाग है। पिछले भाग में मैंने बताया था कि उस बाघ को गांव के ऊपर वाली चट्टान पर अक्सर देखा जाता था और ऐसा लगता था कि उस चट्टान के मुख पर बनी कई गुफाओं में से किसी एक को अपना घर बना लिया है। मैं जिस दिन वहां पहुंचा था उसी सुबह घास काट रही कुछ महिलाओं ने उस बाघ को देखा था और अब गांव वाले दहशत में थे। अब आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। जिम कॉर्बेट आगे बताते हैं, दोपहर 2 बजे तक मैंने चट्टानी टीले का जितना हिस्सा देखना चाहा था उससे कहीं ज्यादा देख लिया था। मैं घाटी से ऊपर अपने कैंप की तरफ बढ़ रहा था जब मैं डरकानिया की मुश्किल चढ़ाई शुरू करने से पहले पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि 2 आदमी उसी दिशा से मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे जहां से मैं अभी अभी आया था। मेरे पास पहुंचने पर उन आदमियों ने मुझे बताया कि एक बाघ ने उसी गहरी खाई में एक बैल को मार डाला है जहां मैं दिन में पहले गया था। मैंने उनमें से एक आदमी से कहा कि वह मेरे कैंप तक जाए और मेरे नौकर को चाय और कुछ खाना मेरे लिए लाने के लिए बोल दे। फिर मैं मुड़ा और दूसरे आदमी के साथ घाटी से नीचे की तरफ वापस चल पड़ा। जिस खाई में बैल मारा गया था वह लगभग 200 फीट गहरी और 100 फीट चौड़ी थी। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे मैंने कई गिद्धों को ऊपर मंडराते हुए देखा। जब हम उस जगह पहुंचे जहां बैल मारा गया था तो मैंने पाया कि गिद्धों ने उसे पूरी तरह साफ कर दिया था। वहां बची थी तो सिर्फ चमड़ी और हड्डियां। वह जगह जहां बैल के अवशेष पड़े थे गांव से सिर्फ 100 गज दूर थी, लेकिन उस खड़ी ढलान से ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वहां का लोकल आदमी जो मेरे साथ था उसने मुझे खाई में 1/4 मील नीचे ले गया जहां से मवेशियों के आने जाने का एक रास्ता खाई को पार करता था। ऊंची जमीन पर पहुंचने के बाद यह रास्ता घने झाड़ियों वाले जंगल से होते हुए टेढ़ा मेढ़ा आगे बढ़ा और आखिरकार गांव तक पहुंच गया। गांव पहुंचने पर मैंने मुखिया को बताया कि गिद्धों ने बैल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मैंने उनसे एक छोटी सी भैंस और एक मजबूत रस्सी का टुकड़ा देने का अनुरोध किया। जब ये चीजें लाई जा रही थी तभी मेरे 2 आदमी डलकानिया से वह खाना लेकर आ पहुंचे जिसे मैंने मंगाया था। सूरज डूबने वाला था। जब मैं फिर से घाटी में घुसा मेरे पीछे पीछे कोई आदमी थे जो एक तगड़े जवान नर भैंसे को खींच कर ला रहे थे। यह भैंसा मुखिया ने मेरे लिए पास के ही एक गांव से खरीदा था। जिस जगह बैल को मारा गया था उससे 50 गज की दूरी पर ऊपर पहाड़ी से बह कर आए एक चीड़ के पेड़ का एक सिरा घाटी की तलहटी में गहराई तक धंस गया था। भैंसे को चीड़ के पेड़ के बाहर निकले हुए सिरे से बहुत मजबूती से बांधने के बाद वे आदमी गांव लौट गए। आसपास कोई पेड़ नहीं था और बैठने के लिए एकमात्र मुमकिन जगह घाटी के गांव वाले किनारे पर बनी एक पतली सी चट्टान थी। बड़ी मुश्किल से मैं उस चट्टान पर चढ़ा। वह लगभग 2 फीट चौड़ी और 5 फीट लंबी थी। घाटी की तलहटी से 20 फीट ऊपर थी। चट्टान से थोड़ा नीचे पत्थर अंदर की ओर धंसा हुआ था जिससे एक गहरी खोह बन गई थी जो ऊपर चट्टान से दिखाई नहीं देती थी। चट्टान नीचे की ओर एक अजब से झुकाव पर थी। जब मैं उस पर बैठ गया तो मेरी पीठ उस दिशा की ओर थी जहां से मुझे बाघ के आने की उम्मीद थी, जबकि बंधा हुआ भैंसा मेरे बाईं ओर सामने की तरफ था और मुझसे लगभग 30 गज की दूरी पर था। सूरज डूब चुका था जब भैंसा जो अब तक लेटा हुआ था अचानक उठकर खड़ा हो गया और घाटी के ऊपरी हिस्से की ओर मुंह कर लिया। उसके ठीक एक पल बाद एक पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आया। जिस दिशा से आवाज आई थी उस दिशा में गोली चलाना
मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए अपनी मौजूदगी का पता लगने से बचने के लिए मैं एकदम चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद भैंसा धीरे धीरे बाईं ओर मुड़ा और तब तक मुड़ता रहा जब तक कि उसका मुंह मेरी ही दिशा में नहीं हो गया। इससे यह जाहिर हो गया कि जिस भी चीज से वो डरा हुआ था, मैं देख सकता था कि वह सचमुच डरा हुआ है। वह चीज मेरे ठीक नीचे बनी उस खोह में ही मौजूद थी। तभी अचानक मेरे ठीक नीचे एक बाघ का सिर दिखाई दिया। बाघ के सिर पर गोली चलाना तभी सही माना जाता है जब कोई आपातकालीन स्थिति हो और मेरी तरफ से जरा से भी हलचल होने पर मौजूदगी का राज खुल सकता था। 1 या 2 मिनट तक बाघ का सिर बिल्कुल स्थिर रहा। फिर अचानक तेजी से आगे लपकते हुए एक जोरदार छलांग लगाते हुए बाघ भैंसे के ऊपर जा पहुंचा। जैसा कि मैंने बताया था, भैंसे का मुंह बाघ की तरफ था, इसलिए भैंसे के सींगों से चोट लगने के खतरे को टालने और सामने से हमला करने से बचने के लिए बाघ ने बाईं ओर से भैंसे पर छलांग लगाई। उसने भैंसे पर ठीक समकोण बनाते हुए हमला किया। दांतों से पकड़ बनाने के लिए कोई टटोलना नहीं पड़ा, न कोई संघर्ष हुआ और न ही दो भारी शरीरों के टकराने की आवाज के अलावा कोई और आवाज आई। इसके बाद भैंसा बिल्कुल शांत पड़ा रहा। बाघ उसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ा हुआ उसकी गर्दन को अपने दांतों से जकड़े रहा। आमतौर पर यह माना जाता है कि बाघ गर्दन पर जोरदार वार करके शिकार को मारता है, और यह बात गलत है। बाघ अपने दांतों से शिकार करते हैं। बाघ का दाहिना हिस्सा मेरी तरफ था। सुबह कैंप से निकलते समय जो 0.275 मैनचेस्टर राइफल ली थी, उससे सावधानी से निशाना साधकर मैंने गोली चला दी। भैंसे पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए बाघ बिना कोई आवाज किए मुड़ा और तेजी से घाटी की तरफ ऊपर भागा और मेरी नजरों से ओझल हो गया। साफ तौर पर मेरा निशाना चूक गया था। अगर बाघ ने मुझे या राइफल की चमक को नहीं देखा होता तो इस बात की संभावना थी कि वह वापस आ जाए, इसलिए राइफल में दोबारा गोली भरकर मैं वहीं बैठा रहा। बाघ के चले जाने के बाद भैंसा बिना हिले डुले वहीं पड़ा रहा और मुझे पक्का यकीन होने लगा कि मैंने बाघ के बजाय उसी को गोली मार दी है। 10-15 मिनट बीत गए जब दूसरी बार बाघ का सिर मेरे नीचे की ओर से बाहर निकला। फिर से एक लंबा इंतजार हुआ और फिर बहुत धीरे धीरे बाघ बाहर आया, भैंसे के पास गया और उससे नीचे घूरता हुआ खड़ा हो गया। उसकी पूरी पीठ को निशाने के तौर पर सामने पाकर मैं दूसरी बार कोई गलती नहीं करने वाला था। बहुत सावधानी से निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन जैसा मैंने सोचा था कि बाघ गोली लगते ही मरकर गिर जाएगा, वैसा नहीं हुआ। इसके बजाय वह बाईं ओर उछला और एक छोटी सी घाटी में तेजी से ऊपर की ओर भागा। खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते हुए अपने पैरों से पत्थरों को नीचे गिराता गया। कोई भी जानवर जब पहाड़ी पर चढ़ता है तो उसके पैरों से लगकर छोटे छोटे पत्थर नीचे लुढ़कते रहते हैं। आप गिराने का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि पहाड़ी से बाघ जानबूझकर पत्थर गिरा रहा था। काफी अच्छी रोशनी में 30 गज की दूरी से 2 गोलियां चलाई गई, जिनकी आवाज मीलों दूर तक फैले। चिंतित गांव वालों ने सुनी और इन गोलियों के बदले मेरे पास दिखाने के लिए शायद बस 1 या 2 मरे हुए भैंसे के शरीर पर बने गोली के छेद ही होते। साफ जाहिर था कि या तो मेरी नजर कमजोर हो रही थी या फिर चट्टान पर चढ़ते समय राइफल का अगला निशाना अपनी जगह से हट गया था। लेकिन जब मैंने अपनी नजर छोटी छोटी चीजों पर जमाई तो पाया कि मेरी आंखों में कोई दिक्कत नहीं थी। राइफल की बैरल पर एक नजर डालने से पता चला कि उसके निशाने भी बिल्कुल ठीक थे। इसलिए बाघ पर
दो बार निशाना चूकने का एकमात्र कारण जो मैं समझ पाया वह था मेरी खराब निशानेबाजी। अब बाघ के तीसरी बार वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और अगर वह वापस आ भी जाता तो भी कम रोशनी में उसे सिर्फ घायल करने का जोखिम उठाने से कोई फायदा नहीं था, जबकि अच्छी खासी रोशनी होने पर भी मैं उसे मार नहीं पाया था। इन हालात में उस चट्टान के किनारे पर और ज्यादा देर तक रुके रहने का कोई मतलब नहीं था। दिन में पहले की गई मेहनत की वजह से मेरे कपड़े अभी भी गीले थे। एक ठंडी हवा चल रही थी और लग रहा था कि यह और भी ठंडी होगी। मेरी शर्ट पतले खाकी कपड़े की थी और जिस चट्टान पर मैं बैठा था वह सख्त और ठंडी थी। गांव में एक गर्म चाय का प्याला मेरा इंतजार कर रहा था। ये सभी कारण अपनी जगह ठीक थे, लेकिन मेरे वहीं रुके रहने का एक और भी बेहतर और ज्यादा ठोस कारण था। वह थी आदमखोर बाघिन। अब काफी अंधेरा हो चुका था। मेरे और गांव के बीच लगभग चौथाई मील का रास्ता था, जो बड़े बड़े पत्थरों से भरी एक खाई और घनी झाड़ियों के बीच से गुजरने वाले टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर जाता था। गांव वालों को तो बस शक था कि जिस बाघ को उन्होंने पिछले दिन देखा था और जिस पर मैंने अभी अभी गोली चलाई थी वह वही आदमखोर बाघिन थे, लेकिन मुझे खुद उस आदमखोर के ठिकाने के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं थी। हालांकि उस पर वह शायद 50 मील दूर हो सकती थी, लेकिन यह भी मुमकिन था कि वह सिर्फ 50 गज की दूरी से ही मुझ पर नजर रखे हुए हो। इसलिए भले ही मेरी बैठने की जगह कितनी भी असुविधाजनक क्यों न रही हो, समझदारी इसी में थी कि मैं वहीं रुका रहूं। जैसे जैसे लंबे घंटे बीतते गए मेरा यह पक्का यकीन होता गया कि रात के समय आदमखोर का शिकार करना कोई ऐसा शौक नहीं है जो मुझे पसंद आए। अगर इस जानवर का शिकार दिन की रोशनी में नहीं किया जा सकता तो उसे बुढ़ापे में स्वाभाविक मौत मरने के लिए ही छोड़ देना पड़ेगा। मेरा यह यकीन तब और भी पक्का हो गया जब ठंड और अकड़न से परेशान होकर मैं नीचे उतरने लगा। ठीक उसी समय जब गोली चलाने लायक काफी परेशानी हो गई थी और उस भी भीगी चट्टान पर पैर फिसल जाने की वजह से मैं हवा में पैर लहराता हुआ नीचे जा गिरा। खुशकिस्मती से मैं रेत के एक ढेर पर जा गिरा और मुझे या मेरी राइफल को कोई चोट नहीं आई। हालांकि अभी सुबह काफी जल्दी थी, फिर भी मैंने देखा कि गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी और देखते ही देखते मैं लोगों की एक छोटी सी भीड़ के बीच घिर गया। चारों तरफ से पूछे जा रहे उत्सुक सवालों के जवाब में मैं बस इतना ही कह पाया कि मैं खाली कारतूसों से एक काल्पनिक बाघ पर गोली चला रहा था। तेजी से जलती हुई आग के पास बैठकर चाय का एक प्याला पीने से मेरे शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ काफी गर्माहट और ताजगी महसूस हुई। इसके बाद गांव के ज्यादातर आदमियों और सभी लड़कों को साथ लेकर मैं उस जगह की ओर चल पड़ा जहां खाई के ऊपर एक चट्टान बाहर की ओर निकली हुई थी। ठीक उसी जगह के ऊपर जहां मैंने पिछली रात अपना यह कारनामा किया था। वहां जमा भीड़ को मैंने समझाया कि कैसे बाघ मेरे नीचे बनी जगह से अचानक बाहर आया और भैंसे पर झपट पड़ा। कैसे मेरे गोली चलाने के बाद वह उसी दिशा में तेजी से भाग गया और जैसे ही मैंने घाटी की ओर इशारा किया भीड़ में से एक जोश भरी आवाज आई, देखो साहब, वह रहा बाघ, मरा पड़ा है। पूरी रात जागने की वजह से मेरी आंखें थक कर दुख रही थी, लेकिन नजर हटाने और फिर से देखने के बाद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि बाघ सचमुच वहीं मरा पड़ा था। इस बहुत ही स्वाभाविक सवाल के जवाब में कि मैंने 20-30 मिनट बाद दूसरी गोली क्यों चलाई, मैंने कहा कि बाघ ठीक उसी जगह से दूसरी बार फिर सामने आया था और जब वह
भैंसे के पास खड़ा था, तब मैंने उस पर गोली चलाई थी। इसके बाद वह उस तरफ वाली छोटी घाटी में चला गया था। तभी भीड़ में फिर से शोर मचा, जिसमें अब वहां पहुंची औरतें और लड़कियां भी शामिल हो गई थी। सब चिल्लाने लगे, देखो साहब, वहां एक और बाघ मरा पड़ा है। दोनों बाघों का आकार लगभग एक जैसा ही लग रहा था और दोनों ही उस जगह से 60 गज की दूरी पर मरे पड़े थे जहां से मैंने गोली चलाई थी। इस दूसरे बाघ के बारे में पूछे जाने पर गांव वालों ने बताया कि जब 4 इंसानों को बाघ ने मारा था और उससे पिछले दिन जब एक बैल को मारा था, तब सिर्फ एक ही बाघ दिखाई दिया था। बाघों के मिलन का मौसम काफी लंबा होता है, जो नवंबर से अप्रैल तक चलता है, और अगर इन दोनों मरे हुए बाघों में से कोई एक आदमखोर बाघ था, तो यह साफ जाहिर था कि उस बाघ ने अब अपना एक साथी भी ढूंढ लिया था। खुरदौरे दाहिने अगले पंजे के गदे के आर पार एक गहरी लकीर बनी हुई थी और उसकी उंगलियां इतनी लंबी थी जितनी मैंने किसी बाघ में पहले कभी नहीं देखी थी। इन खास पंजों की वजह से 100 मरे हुए बाघों के बीच से भी उस आदमखोर बाघ को पहचानना आसान होता। मेरे सामने जो बाघ था, मुझे बड़े अफसोस के साथ पता चला कि वह आदमखोर नहीं था। जब मैंने वहां जमा लोगों की भीड़ को यह बात बताई तो चारों तरफ से जोरदार विरोध की आवाजें उठने लगी। लोगों ने जोर देकर कहा कि पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैंने खुद ही उस आदमखोर को एक बूढ़ी बाघिन बताया था, और अब मैंने ठीक उसी जगह से कुछ ही गज की दूरी पर, जहां कुछ ही देर पहले उनके 4 साथी मारे गए थे, ठीक वैसे ही जानवर को मार गिराया है। इस ठोस सबूत के सामने पंजों के सबूत की क्या बिसात थी। आखिर सभी बाघों के पंजे तो एक जैसे ही होते हैं। हालात को देखते हुए दूसरा बाघ जरूर एक नर ही रहा होगा, और जब मैं उस बाघिन की खाल उतारने की तैयारी कर रहा था, तभी मैंने कुछ लोगों को उस नर बाघ को लाने के लिए भेज दिया। बगल वाली घाटी खड़ी और संकरी थी। काफी शोर शराबा और हंसी मजाक के बाद उस दूसरे बाघ, जो कि एक शानदार नर था, वो भी लाकर उस बाघिन के बगल में लिटा दिया गया। उन दोनों बाघों की खाल उतारना, जिन्हें मरे हुए 14 घंटे बीत चुके थे, जब सूरज की तेज धूप मेरी पीठ पर पड़ रही थी और चारों तरफ भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, मेरे जीवन के सबसे मुश्किल और अप्रिय कामों में से एक था। दोपहर होते होते यह काम पूरा हो गया। खालों को करीने से बांधकर मैंने अपने आदमियों को सौंप दिया और फिर मैं अपने कैंप तक वापस जाने के लिए 5 मील की पैदल यात्रा पर निकलने को तैयार हो गया। सुबह के समय आसपास के गांवों से मुखिया और अन्य लोग वहां आए हुए थे। वहां से निकलने से पहले मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि चौगढ़ का वह आदमखोर बाघ अभी भी मरा नहीं है। साथ ही मैंने उन्हें चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने अपनी सुरक्षा में जरा भी ढील बरती तो उस बाघिन को ठीक वही मौका मिल जाएगा जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रही है। अगर लोगों ने मेरी इस चेतावनी पर ध्यान दिया होता तो उसके बाद के महीनों में उस आदमखोर बाघिन के हाथों उतने लोग न मारे जाते जितने कि असल में मारे गए थे। उसके बाद उस आदमखोर बाघ के बारे में कोई और खबर नहीं मिली। डालकनिया में कुछ हफ्ते बिताने के बाद मैं तराई क्षेत्र में मौजूद जिला अधिकारियों से मिलने के लिए वहां से रवाना हो गया। मित्रों, कहानी को यहीं क्लोज करते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में। जय हिंद, वंदे मातरम।